चंदनपुर गांव में देवदत्त नाम का एक आलसी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की उससे कभी नहीं बनती थी। उसके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। सुनिए जी, क्या आज भी सारा दिन इसी खाट पर पड़े पड़े बीत जाएगा? घर का राशन पानी खत्म हो रहा है। अरे भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो। अभी तो सूरज ठीक से चढ़ा भी नहीं है। और रही बात पैसों की, तो कल ही तो मैंने पिछवाड़े वाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचा है। वो छोटा सा टुकड़ा नहीं था, वो हमारी आखिरी उपजाऊ जमीन थी। देवदत्त जी विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर कब तक पेट भरेंगे? कल को हमारे बच्चे होंगे, उनकी जरूरतें और खर्चे बढ़ेंगे। आप कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते या फिर इसी बची हुई जमीन पर खेती ही क्यों नहीं शुरू कर देते? तुम औरतें बस घर चलाना जानती हो, व्यापार नहीं। मुझे किसी के नीचे रहकर चाकरी करना पसंद नहीं है, और खेती वो मेहनत का काम मेरे बस का नहीं। रातों रात तो सिर्फ सपने देखे जाते हैं, घर नहीं चलते। अगर ऐसे ही संपत्ति बिकती रही तो एक दिन यह छत भी हमारे सिर पर नहीं रहेगी। मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बस बहुत हुआ तुम्हारा उपदेश। मैं कह रहा हूं ना कि मैं संभालूंगा। अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चे होंगे तब देखा जाएगा। मुझे मत सिखाओ कि परिवार का पालन पोषण कैसे करना है। आज ही मैं शहर के बड़े व्यापारियों से मिलने जा रहा हूं। तुम बस तमाशा देखो। दोपहर का समय है, सूरज तप रहा है। देवदत्त पसीना पोंछते हुए धनराज की दुकान पर पहुंचता है। अरे, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? चंदनपुर के सबसे आराम पसंद इंसान देवदत्त जी, मेरी दुकान पर क्या बात है भाई? बैठो बैठो। मजाक छोड़ो धनराज चाचा, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा करने आया हूं। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मदद? मदद? और तुम? दुनिया जानती है कि तुम बिना किसी स्वार्थ के घर से बाहर कदम नहीं रखते। सुना है पुश्तैनी जायदाद बेच बेचकर काफी धन जमा कर लिया है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मैं यहां व्यापार करने के लिए निवेश मांगने आया हूं। अगर आप मुझे अभी 20,000 रुपए उधार देते हैं तो महीने के अंत तक मैं आपको 40,000 वापस कर दूंगा। देवदत्त, क्या धूप तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई है या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम जैसा इंसान जिसने कभी एक बीज तक नहीं बोया, वो एक महीने में पैसा 4 गुना कैसे करेगा? यही तो मेरे व्यापार का रहस्य है। अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो ये पैसा मुझे कर्ज के तौर पर दे दीजिए। मैं आपको ब्याज भी दूंगा। कर्ज पर बदले में गिरवी क्या रखोगे? तुम्हारे पास तो अब जमीन भी नहीं बची। मेरा पुश्तैनी एक घर है। मैं समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। अगर मैं पैसा ना लौटा पाऊं तो ये घर आपका। यह तो मुनाफे का सौदा है, इसका घर तो लाखों का है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर मेरी शर्त है हर 100 रुपए पर ₹2 का मासिक। बिल्कुल मंजूर है। देवदत्त घर लौटता है। उसके हाथ में नोटों की गड्डियां हैं। सुलोचना उसे देखकर दंग रह जाती है। इतना सारा पैसा यह कहाँ से आया? क्या आपने घर का कोई और हिस्सा बेच दिया? नहीं सुलोचना, ये मेरी बुद्धि का चमत्कार है। मैंने धनराज समेत गांव के 5 बड़े साहूकारों से व्यापार के नाम पर कर्ज लिया है। 5 लोगों से कर्ज पर चुकाएंगे कैसे? क्या आपने घर गिरवी रखा है? सिर्फ धनराज के पास। बाकी सबको मैंने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। मैं पास के गांव में अपने दोस्त विक्रम के पास जाऊंगा। वो पैसों को ब्याज पर चढ़ाने का संगीत काम करता है। हम उससे मुनाफा कमाएंगे और इन साहूकारों का मुंह बंद कर देंगे। यह धोखा है। आप आग से खेल रहे हैं। अगर वह पैसा डूब गया तो? तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? अब बस चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। देवदत्त दूसरे गांव की ओर जा रहा है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक संत विश्राम करते दिखते हैं।
तभी देवदत्त की नजर ऋषि के पास रेंगते एक विषैले सांप पर पड़ती है। मुनिवर सावधान, आपके पास काल मंडरा रहा है। देवदत्त फुर्ती से एक डंडा उठाता है और सांप को दूर झाई में फेंक संगीत देता है। ऋषि की आंखें खुलती है। कौन हो तुम बालक, और मेरी निंद्रा में विघ्न क्यों डाला? क्षमा करें महाराज, मेरा नाम देवदत्त है। मैं चंदनपुर का निवासी हूं। आपकी जान खतरे में थी। एक विषैला सबकी रक्षा करता है, उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी वीरता और समय की सूझबूझ मुझे बहुत पसंद आया। बालक, भगवान की भक्ति करो, यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। मुनिवर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि जिन लोगों से भी मैंने धन उधार लिया है, वे जब तक जीवित रह मुझसे अपना पैसा वापस ना मांगे। मेरी इन भक्ति वगैरह में रुचि नहीं है। यह कैसा विचित्र वरदान है? क्या तुम अपना ऋण नहीं चुकाना चाहते? यहाँ पर सच्ची भक्ति के बिना सभी काल के जाल में हैं, और जब तक काल के जाल में है यह पाप नहीं कट सकता। तुम जिसका लोगे उसका देना ही पड़ेगा। नहीं मुनिवर, मैं बस चाहता हूं कि वे मुझे परेशान ना करें, ताकि मैं शांति से व्यापार कर सकूं और अमीर बन सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जिन लोगों ने तुम्हें धन दिया है वे जीवित रहते हुए तुमसे अपना धन कभी नहीं मांगेंगे। देवदत्त अपने बचपन के मित्र विक्रम के पास पहुंचता है, जो एक साहूकार बन चुका है। अरे देवदत्त, कितने बरसों बाद याद किया। सुना है तुमने चंदनपुर में अपनी सारी जमीन बेच दी। अरे छोड़ो उन पुरानी बातों को। देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं चाहता हूं कि तुम इस धन को अपने व्यापार में लगाओ और मुझे हर महीने इसका हिस्सा दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करना चाहता। अरे भाई, दोस्ती में कागज कैसे? तुम निश्चिंत होकर यह पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हें उम्मीद से ज्यादा मुनाफा दूंगा। देवदत्त सारा पैसा विक्रम को सौंप देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। 1 साल बीत चुका है। देवदत्त बिना कुछ किए आराम से रह रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। देवदत्त के 2 पुत्र हुए थे, अब वह बड़े हो चुके थे। देवदत्त के दोनों बेटे देवदत्त की तरह ही निकम्मे थे। वह कुछ काम भी नहीं करते, इधर उधर घूमते हैं और जुआ खेलते, शराब पीते और घर में पड़े रहते और देवदत्त की सारी कमाई उड़ा देते। एक दिन देवदत्त का एक लड़का बोला कि पिताजी, अब हम लोग आपके साथ नहीं रह पाएंगे। छोटा सा ही तो घर है, उसमें अब हम लोग नहीं रह पाते हैं। आप झोपड़ी डाल लीजिए और उसी में रहिए। क्या मैं झोपड़ी डाल कर रहूं और तुम लोग मेरे पक्के घर में रहोगे? ये मत भूलो कि मैंने तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाला परोसा और तुम्हारी हर जरूरतें पूरी की, फिर भी तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो। पिताजी, वह तो आपका कर्तव्य था। अभी हम क्या करें? हम कहाँ रहेंगे? दोनों बेटे उसके घर का बंटवारा कर लेते हैं और देवदत्त को घर से बाहर निकाल देते हैं। और कुछ दिनों बाद उसके 5 बेटे खुद ही उस घर को बेचकर शहर चले जाते हैं। देवदत्त फुट कर रोता है और बची हुई जमीन में अपनी पत्नी के साथ वहीं झोपड़ी डाल। नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके साथ उसके परिवार में बूढ़े माता पिता रहते थे। परिवार बहुत गरीब था, न घर था, न जमीन, न खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उसी से जो कुछ भी कम पता उसे अपने परिवार का पेट पालता। यह देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते हैं। हमारे पास न अपना घर है न जमीन। हमारा बेटा दिन भर मजदूरी करता है और उसके बदले में उसे बहुत कम रुपया मिलता है। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। परेशान मत हो, शांति। हमारा बेटा बहुत ही मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी भी किसी भी चीज की शिकायत नहीं की और उसने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया और वह ईमानदारी के साथ जीता है और मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। देखना, तुम एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
एक दिन सोहन लाला राम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लाला राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लाला राम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लाला राम को उदास देख मोहन तुरंत लाला राम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए। क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्तव्य की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लाला राम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, यह सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद का था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ सोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सोहन ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहे तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सोहन, वह क्या तरीका है? सोहन ने लाला राम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लाला राम मोहन से कहता है, अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है सोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। सोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सोहन जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी, मैं यहां से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम?
तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूं। पास ही के एक गांव में रहता हूं। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूं। कभी खेती कर लेता हूं तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूं। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है। मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूं। सोहन वहां से जाने लगता है। तभी जगत विनोद ने सोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि लाला राम ने सोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद। सेठ जी बताइए, क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लाला राम से बहस हो रही थी, तब उसने ने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद सोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये सोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। यह पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। सोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि सोहन इतने देर तक भी काम कर रहा था। सोहन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप है। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। बहुत समय पहले हसनपुर गांव में कुणाल अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कुणाल की मां का कोई बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से कुणाल अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। कुणाल बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन धीरज के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि कुणाल अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना सोएगा? आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? जब से तेरी माँ गई है इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है।
चल अब उठ और घर को साफ कर दे। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं। मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख, पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो यह है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं चाहता हूँ तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। इतना कहकर कुणाल घर से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक गांव वाला दिखता है। कुणाल को देखकर वह आदमी उससे कहता है, अरे क्या बात कुणाल भैया, आज इतना सवेरे उठकर गांव में घूम रहे हो, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी कि मैं देर से उठूं या जल्दी उठूं। तुम अपने काम से काम रखो ना। तुम्हारे बूढ़े बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके तुम्हारा और अपना पेट पालत, तुम्हें थोड़ा भी लाज शर्म नहीं लागत? बुढ़ापा में इतना काम करत है। यह सारी बातें सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बातें अनसुना करके वहां से चला जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी एक ना एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकन हो रही है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर यही पेड़ की छाव में सो लेता हूं। इतना बोलकर कुणाल वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का पंडित गुजर रहा था। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? पंडित की बात सुनकर कुणाल की आंख खुल जाती है और वह उठकर बोलता है, अरे पंडित जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूं तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है पंडित जी? आप यहां से जाओ ना, मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहां आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए बस यहां बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे अलसी आदमी, यह क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था लेकिन मन नहीं किया तो यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वह एक बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन धीरज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कुणाल अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के पुनीता ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर धीरज खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर कुणाल काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसके पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझा कर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी
खराब होने लगी थी। एक दिन धीरज ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं। आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठो, और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे कुणाल, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर कुणाल ने अपने पिता के सर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा है। नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है, एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। कुणाल तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रामदीन का अच्छे से जांच करके कुणाल से कहता है, कुणाल, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना। उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है कुणाल, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयां दे देता हूं। वह अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। कुणाल रामदीन को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरज आलसी जरूर था, लेकिन वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। माँ के चले जाने के बाद उसके पिताजी ही उसका सहारा थे। अब वह अपने पिताजी को भी नहीं खोना चाहता था। आज रात का खाना धीरज ने ही बनाया, जो कुणाल हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए बिना सोए रहता था। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे उसके पिताजी की चिंता खाई जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। आज उनकी ये हालत मेरी वजह से ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। कुणाल रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया के घर। क्या बात है कुणाल, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत और वह भी, तू जा किसको पागल बना रहा है? यह तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा रामदीन तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पल रहा था, घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। मुखिया ने कुणाल को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब धीरज गांव के एक सेठ के पास जाता है। वह सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति कुणाल की आदतों से परिचित था। कुणाल को देखते ही सेठ मोहनलाल बोला, अरे वह भाई कुणाल, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना, मैं करने को तैयार हूं। अरे तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें यह पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं,
और दिन भर जंगल में सोया रहता है, तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा। सेठ की बातें सुनकर धीरज को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वह निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी कुणाल इस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलस की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलस की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वह पंडित उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उसे दिन कुणाल को फटकार लगाई थी। उसने कुणाल को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। देख मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तू कम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। ब्राह्मण ने देखा कि कुणाल को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए ब्राह्मण ने एक छोटी सी पोटली निकाली और कुणाल को देते हुए कहा, कुणाल, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। इसे अपने पास रखना, तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। जैसे कि अभी तुम यहाँ जंगल में हो तो तुम्हें ढेर सारी लड़कियां मिल जाएंगी और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ से कुछ दूर जाने पर बहुत सारे फलों के पेड़ मिलेंगे। उन फलों को तोड़कर भी तुम बाजार में बेच सकते हो। कुणाल ने वे भस्म अपने पास रख लिया और ब्राह्मण वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पंडित के कहे अनुसार कुणाल ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली है। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर कुणाल सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। शाम को कुणाल घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि आज लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 मिल चुके थे। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। अगले दिन सुबह होते हैं कुणाल जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया। इस तरह से कुणाल को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। इस तरह दिन रात जानवरों की तरह काम करके एक हफ्ते में ही कुणाल ने 40,000 जमा कर लिए थे। ईश्वर की कृपा से 40,000 रुपए तो जमा कर लिए हैं मैंने, लेकिन अब मुझे 10,000 रुपए और चाहिए। मुझे जल्द से जल्द ये पैसे भी जमा करने होंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पिताजी की तबीयत भी और भी खराब होती जा रही है। रामदिन के पास जाकर देखा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। खांसी ने रामदिन को अंदर से और तोड़ कर रखा था। वह बहुत कमजोर हो चुका था। यह सब देखकर कुणाल और चिंतित हो गया। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही सेठ जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे।
अगले दिन फिर से कुणाल सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 40,000 रुपए जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 रुपए घट रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी के जान के खातिर मुझे काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक। कृपया मुझे कम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है कुणाल, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। जितने बीघा खेत तुम जोतोगे उतने 1,000 में तुम्हें दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिताजी को बचाने की उम्मीद लिए हुए कुणाल खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किया वह खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है। दिल में अपने पिताजी की जान बचाने की आस लिए हुए वह काम करता रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुणाल अभी भी काम कर रहा था। अगले दिन सुबह सेठ अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि कुणाल अब तक काम कर रहा था। वो अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वह लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज ही तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। कुणाल तुरंत वह पैसे लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा कर देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद ही कुणाल के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। रामदीन के ठीक हो जाने के बाद भी कुणाल ने अपना काम नहीं छोड़ा। कुणाल को अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में होता है।